चैप्टर 11 छुपी निगाह। अगले दिन राहुल सुबह सुबह ही ऑफिस एरिया में पहुंच गया और उसने देखा कि नियांश अभी भी केस की कड़ियों को सुलझाने में जुटा हुआ था, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वह पूरी रात नहीं सोया है। इतनी कड़ी मेहनत, लो पहले कुछ खा लो। नियांश ने बिना पीछे मुड़े ही एक जानी पहचानी खुशबू पहचान ली। इसमें कोई शक नहीं था कि यह उसकी पसंदीदा आलू कचौड़ी थी। राहुल वाकई बहुत ख्याल रखने वाला लड़का था। यहां से सबसे नजदीकी नाश्ते का ठेला भी कई स्टॉप दूर था। अब तो मानोगे ना कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखने वाला भाई हूं। नियांश ने बिना गर्म होने की परवाह किए एक कचौड़ी उठाई और उसे अपने मुंह में दबाते हुए बुदबुदाया, लाजवाब खुशबू है, बहुत स्वादिष्ट है, तुम सचमुच सबसे अच्छे हो। तो फिर पैसे निकालो, पूरे 50 रुपए हो गए। धत तेरे की, तुम सीधे बैंक क्यों नहीं लूट लेते? 2 आलू, कचौड़ी के 50 रुपये। नियांश ने कचौड़ी चबाते हुए लगभग राहुल के मुंह पर थूक दिया। इसमें नया क्या है? मैं इन्हें इतनी दूर से खरीद कर लाया हूं। 20 रुपये आने जाने का किराया और 30 रुपये की 2 कचौड़ी। सच में बहुत महंगा नहीं है। राहुल ने इतनी शातिर समझदारी के साथ बिल का हिसाब लगाया कि किसी को भी गुस्सा आ जाए, मानो वह अभी अपनी जेब से कैलकुलेटर निकाल लेगा। नियांश ने चिढ़ते हुए कहा, खाते में लिख लो, बाद में दे दूंगा, उधार बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, अब तो तुम्हें उधार ही रखना पड़ेगा। राहुल ने उस उचक्के को इग्नोर किया और अपनी नजरें उस व्हाइट बोर्ड पर टिका दी जो पूरी तरह नोट्स से भरा हुआ था। उसने शक के दायरे में पूछते हुए कहा, क्या बात है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई? नियांश ने अपनी सूखी और थकी हुई आंखों को मलते हुए हां में सिर हिलाया, जो पूरी रात जागने की वजह से सूज गई थी। वह मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही सो पाया था। ऑफिस का वो सोफा काफी सख्त और असुविधाजनक था। यह केस उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा पेचीदा और मुश्किल था। अगर विवेक चावला ने यह मर्डर नहीं किया था तो फिर इस केस को सुलझाने की चुनौती बेहद असाधारण होने वाली थी, क्योंकि कातिल ने इसे बिल्कुल बेदाग अंदाज में अंजाम दिया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि क्राइम सीन पर बेहद कम सुराग बचे थे। कातिल किसी अदृश्य इंसान की तरह था जो बिना कोई निशान छोड़े आया और चला गया, जो कि वाकई अविश्वसनीय था। नियांश ने तेजी से अपना नाश्ता खत्म किया। सुबह के ठीक 8 बज चुके थे, यानी विक्टिम हरीश मिश्रा की लाश मिलने के बाद पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। पूरी रात की माथापच्ची, सुरागों को जोड़ने और एनालिसिस करने के बाद नियांश के दिमाग में कड़ियां और ज्यादा उलझ गई थीं। लेकिन फिर भी हर एक लाइन अपनी जगह इतनी साफ थी कि लग रहा था जैसे बस एक आखिरी धागा मिलना बाकी हो। जैसे ही उसे वह धागा मिल जाता, इस उलझी हुई पहेली के सारे जवाब अपने आप सामने आ जाते। लेकिन इस वक्त वह आखिरी धागा किसी मछली के कांटे की तरह उसके गले में अटका हुआ था। न वह बाहर निकल रहा था और न ही अंदर जा रहा था, और यही बात उसे भीतर तक बेचैन कर रही थी। क्या तुम थोड़ी देर आराम नहीं करने वाले? राहुल ने पानी का एक ग्लास भरकर उस वर्कaholic ऑफिसर की तरफ बढ़ाया जो खाना खाते खाते लगभग हांफने लगा था। नियांश ने पानी का एक घूंट लिया और किसी तरह निवाला गले से नीचे उतारा। जरूरत नहीं है, मैं कल रात कुछ घंटे सो चुका हूं। चलो वापस उसी क्राइम सीन पर चलते हैं। क्या हमें सोनिया को भी बुला लेना चाहिए? नियांश ने राहुल को घूर कर देखा। उन्हें क्यों बुलाना? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? राहुल ने एक पल सोचा और फिर तुरंत चुप हो गया। बात सच थी। कल सोनिया पूरे दिन लगातार दौड़ भाग करती रही थी, लेकिन पहले की तरह उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा था। अगर आज फिर उन्हें बुलाया जाता तो क्या यह उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पर सवाल उठाने जैसा नहीं होता? ठीक है भाई, मैं गाड़ी निकालता हूं, तुम मेन गेट पर मेरा इंतजार करो। नियांश और राहुल काफी समय से पार्टनर की तरह काम कर रहे थे। दोनों के बीच इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था कि कई बार बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे। दोनों खामोशी से गाड़ी चलाते रहे और कुछ देर बाद वापस वसंत कुंज सोसाइटी के विंग नंबर 3 के सामने पहुंच गए। राहुल ने ऊपर लगे एक क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा की तरफ इशारा किया। कल वाली तस्वीर इसी कैमरे से मिली थी। कैमरा पेड़ की घनी पत्तियों के बीच लगभग छिप चुका था और उसका एंगल भी काफी अजीब था। साफ लग रहा था कि कैमरा लगाते समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि पास का छोटा पेड़ कुछ सालों में इतना फैल जाएगा। यही वजह थी कि तस्वीर का बड़ा हिस्सा पूरी तरह काला आया था। वह पत्तियों से ढका हुआ था। इस सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई बेहद घटिया है। यहाँ चालू कैमरों से ज्यादा खराब पड़े हुए हैं।
मैनेजमेंट पूरी तरह इररिस्पॉन्सिबल है। राहुल अब भी सोसाइटी मैनेजमेंट को कोस रहा था। नियांश ने एक बार फिर आसपास नजर दौड़ाई और धीरे से कहा, यह सोसाइटी काफी पुरानी हो चुकी है। मैंने कैप्टन विक्रम को कहते सुना था कि पुराने दिनों में यहाँ कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ था। कैसा इंसिडेंट भाई? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। राहुल खुद भी मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला था, लेकिन इस इलाके के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लगता है मैनेजमेंट और रेजिडेंट्स के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक पहुंच गया। कहते हैं उस दिन काफी बड़ा तमाशा हुआ था। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? राहुल बात को और आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन नियांश ने उसे बीच में ही रोक दिया। उनका असली काम क्राइम सीन की दोबारा बारीकी से जांच करना था, न कि पुरानी गॉसिप और अफवाहों की तह तक जाना। क्या तुमने लिफ्ट वाले उस कपल का पता लगाया? लिफ्ट में कदम रखते ही नियांश ने पूछा। मैंने कल ही उनकी जांच कर ली थी। वे एक न्यूली मैरिड कपल हैं जो 8वीं मंजिल पर रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है और वे लिफ्ट में जो भी कर रहे थे वह कोई इलीगल चीज नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने रास्ते में किसी को नहीं देखा। मुझे भी कुछ सस्पिशियस नहीं लगा, इसलिए मैंने रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया। नियांश ने चिढ़ते हुए उसकी तरफ देखा। अगर इस वक्त कैप्टन विक्रम यहां होते तो तुम्हारी अच्छी खासी क्लास लग जाती। तुम ऐसी बात कह कैसे सकते हो? वह लिफ्ट पक्का 4थी मंजिल पर रुकी होगी। ये इतना ऑब्वियस क्लू था, फिर तुम्हारी नजरों से कैसे छूट गया? और तुम खुद को डिटेक्टिव कहते हो? राहुल ने शर्मिंदगी में सिर के पीछे हाथ फेरा। ये सच में मेरी तरफ से बड़ी गलती थी भाई। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्राइम सीन अभी भी पूरी तरह लॉकडाउन में था। किसी भी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति के अंदर जाने पर सख्त रोक लगी हुई थी। राहुल ने वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को हल्का सा सैल्यूट किया और फ्लैट नंबर 402 का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाने से पहले नियांश ने यह पूछना भी नहीं भूला कि क्या आसपास कोई सस्पिशियस व्यक्ति दिखाई दिया था। जब जवाब नकारात्मक मिला तब उसने दोबारा उस घर के अंदर कदम रखा। पिछली बार की इन्वेस्टिगेशन भले ही ज्यादा लंबी नहीं चली थी, लेकिन वह काफी डिटेल्ड और थरौक थी। इस बार यहां लौटने का मकसद सिर्फ अपनी उलझी हुई सोच को सही दिशा देना था। यही वह स्टार्टिंग पॉइंट था। दरवाजे से लेकर गैलरी तक और लिविंग रूम से लेकर किचन तक नियांश एक बेहद आसान लेकिन असरदार तरीका अपना रहा था। वह खुद को किलर की जगह रखकर पूरे रास्ते को दोबारा वॉक थ्रू कर रहा था। कुछ मिनट बाद वह किचन में जाकर रुक गया। गैस स्टोव बिना किसी शक के इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी थी। उसके रेगुलेटर पर सिर्फ एक फिंगरप्रिंट मिला था। सवाल यह था, आखिर क्यों? वह फिंगरप्रिंट किरण का था। सामान्य लॉजिक के हिसाब से यह निशान तब पड़ा होगा जब किरण सुबह घर लौटी और गैस लीक होने का पता चलते ही उसने तुरंत रेगुलेटर बंद किया। मतलब उससे पहले गैस स्टोव पर किसी और का फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि किलर ने गैस ऑन करते वक्त गलती से अपना फिंगरप्रिंट छोड़ दिया हो और बाद में उसे साफ कर दिया हो? लेकिन क्या सिर्फ वही निशान मिटाया गया था या पूरे घर के फिंगरप्रिंट साफ किए गए थे? नहीं, इतना कॉशियस किलर आसानी से ग्लव्स पहनकर भी यह मर्डर कर सकता था। उस हालत में कोई फिंगरप्रिंट छूटने का सवाल ही नहीं उठता था। इतना क्लीन क्राइम सीन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नियांश को अपने सिर में हल्का दर्द महसूस होने लगा। वह अनरिलायबल सिस्टम अब भी गहरी नींद में सोया पड़ा था, बिल्कुल खामोश। शुरुआत में नियांश को उम्मीद थी कि शायद वहां से कोई यूजफुल हिंट मिल जाए, लेकिन आखिरकार उसे खुद पर ही निर्भर रहना पड़ा। आखिर किसने कहा था कि सिस्टम्स हमेशा काम आते हैं? नियांश को तो बस एक परमानेंट हेडेक मिला था। यह भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था कि उसने उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाईं। नियांश, जल्दी यहां आओ, मुझे एक बहुत बड़ा क्लू मिला है। राहुल की तेज आवाज सुनकर नियांश तुरंत खुद को संभालते हुए मेन डोर की तरफ लौटा। क्या मिला तुम्हें? राहुल के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। उधर देखो, वो क्या है? नियांश थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसने राहुल की उंगली के इशारे का पीछा किया और सामने वाले फ्लैट नंबर 401 के सेफ्टी डोर को देखा। दरवाजा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन एक चीज अजीब थी। उसका पीप होल आम लेंस से थोड़ा बड़ा था, मानो कोई बड़ी आंख लगातार उनकी तरफ घूर रही हो। एक पीप होल? राहुल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये कोई आम पीप होल नहीं है भाई, ये एक हिडन मिनिएचर पिनहोल कैमरा है।